नमस्ते, मेरा नाम है सिद्धांत और आप देख रहे हैं द लंदन टॉप का वीकली शो। अर्थात साथ में हैं फ्रेम में अंशुमान तिवारी, इंडिया टुडे हिंदी के संपादक और अर्थात के कलमकार। कैसे हैं सर? धन्यवाद। धन्यवाद सिद्धांत, और धन्यवाद लंदन टॉप के दर्शकों के लिए। और आगे बढ़ाए जाए हम लोग बातचीत को, तो उसके पहले एक बार पिछले अर्थात के अंक पे बात कर लेते हैं। पिछले अर्थात का अंक था कि हम लोगों ने बातचीत की थी सर कि 2014 में जैसे सरकार बदलती है, रिजीम चेंज होता है, 10 साल की सत्ता बाहर आती है और अगले 10 साल की सत्ता प्रकाश में आती है जब, तो उस समय चाइना को लेकर जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, जो हमारे आर्थिक मोर्चे पे जो हम चाइना को लेकर हमारी नियम थे, हमारे कानून थे, उसको हम शायद कहीं ना कहीं ट्वीक करते हैं कि चाइना और घुस आता है भारत में। कई मोर्चों पे, डिफेंस में, कंस्ट्रक्शन में, कई मोर्चों पे चाइना आके पकड़ जमा लेता है। ये हमारा पिछला अंक था। अच्छा, उस पर काफी ट्रोलिंग वोलिंग भी हुई है हम लोगों की, खासकर। अब क्या करेंगे, हालांकि ट्रोलिंग का अब जो वास्तविकता है सिद्धांत, जो तथ्य हैं वो सामने हैं, प्रत्यक्ष हैं कि 2014 के बाद हमने भारत में टेलीकॉम कंपनीज को, चाइनीज टेलीकॉम कंपनीज को बड़े पैमाने पर आते देखा। हमने कंस्ट्रक्शन में, हमने बाकी सारी सारे सेक्टर्स में चाइना को आते देखा। और ये भी स्थापित तथ्य है कि 2012-13 तक चीनी कंपनियों पर भारतीय पूरा सिस्टम गहराई से शक करता था, उन्हें आने नहीं देता था, उनके उपकरणों पर जांच की पाबंदियां लगाई जाती थी। और इस बारे में असंख्य तथ्य हैं। एक छोटे से कार्यक्रम में उन सारे तथ्यों को बांध पाना मुश्किल होता है, पर वो सारे तथ्य पब्लिक डोमेन में मौजूद हैं। और ये बात सरकार भी कहीं न कहीं महसूस कर रही है, इसलिए चीन पर उतना बड़ा आर्थिक प्रहार करने की स्थिति अभी नहीं दिखती। उसकी संवेदनशीलता को समझने की कोशिश की जा रही है। आज जब हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, तब सरकार ने जो चीन से आने वाले सामान थे, जिनके आयात पर हल्की फुल्की बंदरगाह पर रोक लगाई गई थी, उन्हें भी क्लियर करना शुरू कर दिया है, क्योंकि भारतीय उद्योगों ने मांगना शुरू किया है कि यदि आप आयातों पर को धीमी गति से क्लियर करेंगे तो कंपनियों के उत्पादन पर असर पड़ेगा। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। इंडिया टुडे हिंदी के अंक में भी आप बता रहे थे अभी बातचीत में कि काफी कुछ यही सब है जो हम अर्थात में पिछले कई सारे एपिसोड में चर्चा करते आए हैं, और विराट और ज्यादा डिटेल में सब कुछ है। सिद्धांत, बहुत सारे लोग, चूंकि हमारे पास अर्थात में छोटा सा एक सेगमेंट होता है, आधे घंटे 45 मिनट का समय होता है, आर्थिक आंकड़े और आर्थिक डिटेल्स काफ़ी गहरे और व्यापक होते हैं, तो हम लगातार जिन चीज़ों पर अर्थात के पिछले 3 अंकों में चर्चा करते हुए आए हैं, जिन्हें हम रेफर कर देते हैं। हमने पहले डिजिटल इंडिया के बारे में बात की थी कि भारत की स्टार्टअप इकोनॉमी में चाइना का इन्वेस्टमेंट कितना है। अब आज सारे लोग उसकी चर्चा अलग अलग जगह कर रहे हैं। आपको ट्विटर और फेसबुक पर वो सारी जानकारियां फैलती दिखाई देंगी कि किस स्टार्टअप में चीन ने कितना पैसा लगा रखा है। उसके बाद हमने बात की थी कि मेक इन इंडिया होने के बाद इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग और बाकी सेक्टर्स में चाइना का इन्वेस्टमेंट कैसे आया, इस पर चर्चा की थी। वो भी अब आज चर्चा का विषय है। और तीसरी बार हमने चर्चा की थी कि वो बड़ी कंपनियां भारत में कैसे आ गई, जिन्हें पूरी दुनिया के देश प्रतिबंधित करते हैं, और खासतौर से टेलीकॉम जो सबसे सेंसिटिव है, स्पाइंग की दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से उसमें चीन की इतनी बड़ी घुसपैठ कैसे हो गई, ये सवाल लोगों के दिमाग में है। अर्थात में हमने लगातार दर्शकों को सूचनाओं से अहेड रखा है, पहले बताया है कि ऐसा होने वाला है। इंडिया टुडे का इस बार का अंक इसलिए महत्वपूर्ण है, खासतौर से उन सारे लोगों के लिए जो चीन और भारत के रिश्तों में गहरी दिलचस्पी रखते हैं, जो ये जानना चाहते हैं कि भारत में चीन की पैठ आखिर है कितनी गहरी, जिसे हम अर्थात के एक अंक में समेट नहीं पाते। इस अंक की पूरी और बड़ी स्टोरी इस बात पर केंद्रित है कि किस सेक्टर में कहाँ हम चीन पर कितने निर्भर है। सोलर में चीन कितना है, खिलौनों में चीन कितना है, गणेश लक्ष्मी की मूर्तियों में की सप्लाई में चीन की क्या स्थिति है, एनर्जी और ऊर्जा क्षेत्रों में चीन की एक्सेस कितनी है, भारत के ऑटोमोबाइल में चीन की एक्सेस कितनी है, जेम्स एंड ज्वेलरी में चीन की एक्सेस कितनी, इसे हमने नापने की कोशिश की है, तथ्यों के साथ, आंकड़ों के साथ, विभिन्न तरह से। और एक पूरा पैकेज इस पर है कि अगर आप गहराई से जानना चाहते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था चीन पर इतनी निर्भर क्यों है और क्या और कहां तक चीन बैठ चुका है, उसके लिए इस अंक को पढ़ना जरूरी है। इसमें उन सारे संकेतों का विस्तार और आंकड़े हैं, इन पर हम चर्चा पिछले अर्थात के अंकों में करते रहे। इसके साथ इस अंक में सिद्धांत ये भी होगा कि भारत को चीन की पर यह निर्भरता, आत्मनिर्भर होने से पहले चीन से निर्भरता हटानी जरूरी है, और उस चीन से निर्भरता को कम करने के लिए भारत को आखिर करना क्या होगा, कौन कौन से कदम उठाने होंगे, कितना लंबा सफर होगा, इस पर हमने अर्थशास्त्रियों से बात की, विशेषज्ञों से बात की, निर्यातकों से बात की। इस पर एक पूरा पैकेज है। तो ये अंक बताता है कि क्या भारत चीन के साथ किसी तरीके के कारोबार युद्ध में जा सकता है, क्या भारत अपने कारोबार का या अपने बाजार का इस्तेमाल करके चीन के आर्थिक हितों को चुनौती दे सकता है। हमने यहां तक बात की थी।
आज का अंक हम उसके और आगे ले जाते हैं अर्थात का। आज का अर्थात उससे एक कदम और आगे जाता है और आज हम यहाँ चीन के उस रहस्यमय और उस अंधेरे चेहरे को तलाशने की कोशिश करेंगे जो पूरी दुनिया में बेहद कुख्यात है। तो इस बार का अर्थात का अंक है चीन के हमदम या चीन मेरे हमदम। और जहां पे हम लोग ब्लेम गेम का पूरा सिनेरियो देख रहे हैं, कांग्रेस और बीजेपी के प्रवक्ता नेता ट्वीट के माध्यम से, तो सोशल मीडिया के डिस्कशन पे, तो न्यूज़ पैनल के डिस्कशन में एक दूसरे को ज़्यादा हिमायती बता रहे हैं चीन का, एक दूसरे को चीन का ज़्यादा रहबर बता रहे हैं, वो खुद ही वहीं खेल रहे हैं, खुद ही वहीं खेलते पाए गए हैं। हाँ, और ये महत्वपूर्ण है क्योंकि हम आज इसके आगे इसलिए ले जाना चाहते हैं और हम चीन के उस रहस्यमय चेहरे को, उस विवादित चेहरे की तरफ संकेत करना चाहते हैं। हमारे पास इस बारे में भी तथ्य नहीं है क्योंकि भारत में इस तरीके की जांच या पड़ताल, इस तरीके की स्क्रीनिंग नहीं होती, लेकिन चीन के कारोबार का एक बड़ा कुख्यात और एक बड़ा दागी चेहरा है। मुझे इस बात पर आश्चर्य हुआ कि भारत शायद दुनिया का पहला ऐसा देश होगा जिसमें दो प्रमुख राजनीतिक दल जो सत्ता में रह चुके हैं या सत्ता में अलग अलग जगह हैं, वो एक दूसरे को चीन का एजेंट होने का आरोप लगा रहे हैं। ये आरोप सोशल मीडिया से लेकर टीवी बहसों पर दिखाई पड़े। कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि बीजेपी के नेता चाइना के एजेंट हैं और बीजेपी के नेता कह रहे थे कि कांग्रेस इतिहास से चाइना का एजेंट है। सिद्धांत ये बहस हमें रोमांचित नहीं करती, हमें उत्तेजित नहीं करती, हमको बहुत गहराई से चिंतित करती है। उसकी वजह यह है कि चीन के दुनिया में कामकाज और कारोबार के जो तरीके हैं उन्हें अगर हम देखें करीब से जाकर, जिन पर हम आज चर्चा करेंगे, तो आपको ये लगेगा, और भारत के इतिहास में शायद दुनिया के किसी देश के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा जब उस देश में दो शीर्ष राजनीतिक दलों के भीतर तक चीन बैठ चुका है। दोनों राजनीतिक दलों के भीतर तक चीन बैठ चुका है और चीन से उनके रिश्ते वैचारिक नहीं हैं क्योंकि दोनों राजनीतिक दल चीन से विचारधारा के दूसरे ध्रुव पर खड़े हुए हैं। और इसके बाद भी जो जन सामान्य के बीच में तथ्य इन बहसों से निकल कर आए कि कोई वहां ट्रेनिंग लेने जा रहा था, कोई वहां से फंड ले रहा था, किसी से की कंपनियां किसी को फंड दे रही थी, और ये रिश्ते वैचारिक स्तर पर तो हो ही नहीं सकते क्योंकि चीन लोकतंत्र नहीं है। चीन की वैचारिक प्रतिबद्धताओं से न तो भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना है, ना कांग्रेस का है। तो ये रिश्ते कौन से थे और क्या ये रिश्ते आर्थिक भी थे? और जब भारत के दोनों राजनीतिक दलों के प्रवक्ता एक दूसरे पर चाइना को एजेंट होने की आपने चीन के साथ ज्यादा दोस्ती दिखाई, आपने चीन से ज्यादा पैसा लिया, आप चीन के ज्यादा करीबी थे, ये आरोप लगा रहे थे, तो मेरे दिमाग में उसको सुनते हुए कम से कम 50 से ज्यादा ताजे प्रसंग घूम रहे थे पूरी दुनिया के, जिन्हें भारत में लोगों के लिए समझना जरूरी है कि चीन की किसी देश के राजनीतिक तंत्र में या राजनीतिक दलों से रिश्तेदारी, करीबी निकटता का आखिर अर्थ क्या होता है, क्योंकि चीन एक सामान्य व्यापारिक देश नहीं है। चीन अमेरिका, यूरोप या जर्मनी या लोकतांत्रिक देश नहीं है। और यहाँ मैं कई सारे ऐसे प्रसंग बताना चाहूंगा जिनसे हमें समझना पड़ेगा कि अगर चीन भारत के किसी सरकार के में बैठे हुए राजनीतिक दलों के भीतर पहुंच जाए तो हमें क्यों चिंतित होना चाहिए, और उसकी दखल उसके भीतर रखो तो हमें क्यों चिंतित होना चाहिए। 2018 मई की बात है। पैट्रिक हो नाम के एक चाइनीज नागरिक थे जिन्हें जो हांगकांग के पूर्व होम मिनिस्टर थे और चाइनीज सिटीजन थे, उन्हें उगांडा और चाड में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पकड़ा गया था। वो चाइना एनर्जी कंपनी के लिए काम करते थे और ये चीन के सबसे प्रमुख एनर्जी ग्रुप्स में है, और युगांडा और चाड में मनी लॉन्ड्रिंग का रिश्वत देकर इन्होंने चीन के लिए ठेके हासिल किए थे वहां की सरकारों को। जब यह बहस चली रही थी, इधर यूरोपीय समुदाय ब्रसल्स में ये जांचने की कोशिश कर रहा था कि बुडापेस्ट और बेलग्रेड के बीच जो रेलवे परियोजना काम कर रही है, जो बन रही, यानी जो पूर्वी यूरोप के और यूरोपीय यूनियन के आसपास के देशों में जो प्रोजेक्ट काम कर रहा था रेलवे का, उसमें चीनी कंपनियों की भूमिका क्या है, क्योंकि चीनी कंपनियां कई तरह से सब कॉन्ट्रैक्टिंग में, सबलेटिंग में करप्शन कर रही थी। ये सब में हम लोगों के लिए क्या है हम बता, आप इस पे ये सब समझना जरूरी है। इस तरह के बहुत सारे प्रसंग हैं। 2019 में जब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव तेजी से फैलना शुरू हुआ तो मलेशिया में चीनी कंपनियों के भ्रष्टाचार की एक बड़ी कहानी खुली। ये पाया गया कि चीनी कंपनियों को काफी ऊंची कीमत पर ठेका दिया गया था और उसका कमीशन मलेशिया के स्टेट डेवलपमेंट फंड में गया था, जिसके तार देश के पूर्व प्रधानमंत्री से जुड़े हुए थे।
और इसके साथ अच्छा। बेल्ट एंड रोड, जिसके साथ और इसके साथ ही बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव दुनिया में कॉरिडोर ऑफ करप्शन के तौर पर प्रचलित हुआ है। माना गया कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में चीनी कंपनियां बड़े पैमाने पर राज्यों में जाकर, देशों में जाकर वहां की सत्ता को प्रभावित करती है कारोबार के लिए। अब इन अच्छा, तीन, एक सेकंड, मैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में थोड़ा बता दीजिए, क्या होता है ये सर? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चीन का एक ऐसा इनिशिएटिव था जो कई सारे विकासशील देशों को जोड़ता था। वहां बुनियादी ढांचे में बड़े पैमाने पर चीनी कंपनियां निवेश करती थी, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करती थी और वहां से कारोबार की सुविधा लेती थी। और ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव था जिस पर भारत ने जिससे अलग होने का फैसला किया था। भारत उस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट नहीं था, पर वो पूरा हिस्सा एशिया से होते हुए अफ्रीका तक फैला हुआ था। अब अगर आप इन तीन उदाहरणों की रोशनी में देखें, एक उदाहरण है पैट्रिक हो का हांगकांग का, जो पब्लिक डोमेन में है, जिसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है। एक हंगरी बुडापेस्ट रेलवे का किस्सा देखें, और एक मलेशिया में चीनी कंपनियों की तरफ से दी गई भारी रिश्वत, और मलेशिया के एक पूर्व प्रधानमंत्री और एक सरकार का एक फंड चर्चा में आने की बात हो, तो हमें इस पर शक होता है, हमें सवाल पूछना पड़ता है, हमें इस बात पर चिंता करनी चाहिए कि कैसे चीन भारत के दोनों शीर्ष राजनीतिक दलों के भीतर बैठ गया, जो कहीं ना कहीं सत्ता में मौजूद रहे या आज भी सत्ता में मौजूद हैं। कहीं राज्य में बीजेपी सत्ता में है, कहीं कांग्रेस सत्ता में है। अगर एक दूसरे को भारत के दोनों प्रमुख राजनीतिक दल चीन का गहरा दोस्त प्रमाणित करते हैं तथ्यों के तहत, और आर्थिक रिश्तों तक जाते हैं कि वहां से पैसा आता है, चंदा आता है, तो हमें इस पर फिक्र इसलिए होनी चाहिए कि उनके रिश्ते उस देश के साथ हैं जहां सरकार, कम्युनिस्ट पार्टी, सेना और कारोबार एक ही व्यवस्था के अलग अलग छतरी के नीचे हैं। चीन का मतलब है एक तरफ राजनीतिक दल, उसके पीछे खड़ी हुई कंपनी, उसके साइड में खड़ी हुई सेना, उसके पीछे खड़ी हुई सरकार, और प्राइवेट और सरकारी संस्थाओं का एक पूरा नेटवर्क जो एक राजनीतिक व्यवस्था के तहत, एक सैन्य व्यवस्था के तहत चलता है। इस बात पर हम पहले चर्चा कर चुके हैं। अब पूरी दुनिया में चीन की कंपनियां सबसे संगठित भ्रष्टाचार की ध्वजावाहक हैं, और इसके बारे में असंख्य अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध हैं कि चीन की कंपनियां अलग अलग देशों में जाकर कैसे, किस तरह से वहां की सरकारों को प्रभावित करती हैं, उनकी व्यवस्थाओं को प्रभावित करती हैं, करप्शन करती हैं। अब कुछ तथ्य और समझना जरूरी है, जिसकी रोशनी में समझ पाएंगे कि चीन की ये पैठ जो भारत के राजनीतिक सिस्टम के भीतर है, और यदि है जैसा कि हमें लगा खुले तौर पर सामने दोनों राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं ने एक दूसरे को वस्तुतः चीन का एजेंट साबित करने की कोशिश की, अगर ये पैठ है तो समझना जरूरी है कि 2012 के बाद सिद्धांत शी जिनपिंग ने चीन की जो सरकारी कंपनियां थी उनको ज्यादा ताकत दी और पूरी दुनिया में फैलाया। 2012 तक दुनिया के नक्शे से सरकारी कंपनियां विदा होने लगी थी, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन हो गया था। अमेरिका की भी सरकारी कंपनियां खत्म हो चुकी थी, यूरोप में कुछ ही सरकारी कंपनियां बची थी, भारत में भी सरकारी कंपनियां धीमे धीमे सीमित होती चली जा रही थी। पूरी दुनिया में प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट कंपनियां, मल्टीनेशनल्स आना शुरू हो गए थे। शी जिनपिंग ने इसका बिल्कुल उल्टी प्रक्रिया अपनाई। शी जिनपिंग ने 2012 के बाद अपने जो एसओईज बोलते हैं अंग्रेजी में, स्टेट ओन एंटरप्राइजेस, या जो चीनी सरकार के बड़े उपक्रम थे, उन्हें ज्यादा ताकत दी। 2018 में जो 109 चीनी कंपनियां ग्लोबल फॉर्च्यून 500 का हिस्सा थी सिद्धांत, उसमें 85% कंपनियां चीन की सरकार की थी, और किसी 85% कंपनी, और किसी भी देश की इतनी ज्यादा कंपनियां ग्लोबल फॉर्च्यून 500 में नहीं होती। मतलब किसी भी देश की इतनी ज्यादा सरकारी कंपनियां, पब्लिक सेक्टर कंपनियां नहीं होती फॉर्च्यून 500 में नहीं होती, क्योंकि फॉर्च्यून 500 एक्चुअली प्राइवेट कंपनियों का ग्रुप है, और चीन की 109 कंपनियां हैं, जिसमें से 85% कंपनियां चीन सरकार की हैं, यानी स्टेट ओन एंटरप्राइजेस हैं। और यही वजह थी कि अभी 3 हफ्ते हुए हैं, शायद 3 हफ्ते पहले अमेरिकी कांग्रेस ने एक बिल पास किया है, जिसमें अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज से कहा गया है कि उन कंपनियों की को लिस्टिंग ना करने दी जाए जो कंपनियां प्रत्यक्ष रूप से सामने निजी हैं पर पीछे से वो सरकार के लिए काम करती हैं। हमने 2 हफ्ते पहले अर्थात में बात भी की थी कि चाइना ने कैसे सारी प्राइवेट कंपनियों में अपने सरकारी बनाया हुआ है उनको पीछे से। तो सरकारी कंपनियों पर, चीन की सरकारी कंपनियों पर अमेरिका ने अभी हाल में ही एक बिल पास किया, जिसमें स्टॉक एक्सचेंज में उन कंपनियों की लिस्टिंग जांची जाएगी जो परोक्ष रूप से क्या किसी सरकार से काम तो नहीं से जुड़ी हुई तो नहीं है। और 2000 जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि 2008, इसके साथ ही चीन ने बड़े पैमाने पर अपनी निजी कंपनियों को अपने पार्टी नेटवर्क से जोड़ा, पार्टी तंत्र से जोड़ा, और उन कंपनियों को स्ट्रेटेजिकली एक सेक्टर में तैयार किया गया। तो वो ऐसी कंपनियां हैं जो एक सेक्टर में अगर सरकारी कंपनी पूरा सेक्टर संभालती है, तो दूसरे सेक्टर में वो निजी कंपनी संभालती है। पर वो पीएलए की
चाइना की आर्मी, चाइना की सरकार और चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के दो अलग अलग हाथ हैं, जिसमें एक हाथ सरकारी कंपनी है, दूसरा हाथ निजी कंपनी है। पिछले दिनों में ब्रुकिंग्स ने, मैकेंजी ने, मैककेन ने, बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन संस्थाएं हैं जो हमेशा चीन की गतिविधियों पर अध्ययन करते हैं, रिसर्च करते हैं। उन्होंने तथ्य के साथ ये पाया कि चीन की कंपनियां कारोबार हासिल करने के लिए किसी भी देश के सियासी नेतृत्व को प्रभावित करती हैं। हाँ, प्रभावित करती रिश्वत देती हैं, संस्थाओं को प्रभावित करती हैं, वहां पर अंदर जाकर राजनीतिक रूप से अपना इन्फ्लुएंस बनाती हैं। जेटी की जो भूमिका, जेटी जिस पर अभी अमेरिका ने बैन लगाया है, लगाया है यूएस और जेटी हुआवे पे, जिसमें हम आगे बात करेंगे। वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति मादुरो की पॉलिटिकल पावर बढ़ाने में जेटी के रोल पर पूरी दुनिया में बहुत सारे अध्ययन उपलब्ध हैं। बताते हैं कि मादुरो ने बहुत सारी स्टडीज हुई है इस पर, तो सारी स्टडी हुई है जेटी के रोल पर माना जाता है कि मादुरो ने जेटी के जरिए एक आधार जैसा कार्ड लॉन्च कराया था वहां, जैसा अपने आधार कार्ड है वैसे अपनी जनता के लिए लॉन्च कराया था। इक्वाडोर की सरकार पर जो चाइना का नेशनल इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कारपोरेशन है, उसका गहरा असर है। इस पर बहुत सारे अध्ययन उपलब्ध हैं। तो ये पहली चीज समझना जरूरी है कि चीन जब कारोबार करने निकलता है तो चीन की कंपनियां सरकारी सिस्टम को प्रभावित करने की क्षमता रखती हैं, प्रभावित करती हैं और राजनीतिक नेतृत्व तक जाती हैं उसको प्रभावित करने के लिए, जिसके बहुत सारे अध्ययन उपलब्ध हैं, यहाँ बहुत सारे रेफरेंसेस सिर्फ गूगल पे सामान्य सर्च से लोगों को मिल सकते हैं। ऐसे रेफरेंसेस मिल सकते हैं कि चीन की कंपनियों ने किसी देश की राजनीति को कैसे प्रभावित किया। दूसरा पहलू सिद्धांत हमारे लिए समझना जरूरी है यहाँ कि चीन ने विकासशील देशों में, जो डेवलपिंग कंट्रीज थी, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की बात आपने की, विकासशील देशों में दो चीजों की कमी को निशाना बनाया। क्योंकि चीन के पास दुनिया का सबसे बड़ा फॉरेक्स रिजर्व है, चीन की कंपनियों के पास तकनीक है, चीन का बैंक पीछे उनके खड़ा हुआ है। तो विकासशील देशों में दो चीजों की सबसे ज्यादा कमजोरी है, चाहे वो पाकिस्तान हो या वो भारत हो या वो श्रीलंका हो या वो बांग्लादेश हो या वो नेपाल हो या इवन अफ्रीका के देश हो, मलेशिया हो, म्यांमार हो। यहाँ दो चीजें सबसे कमजोर हैं, एक यहाँ बुनियादी ढांचा नहीं है और एक ऊर्जा की समस्या है। सब जगह पर्याप्त बिजली नहीं है और पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, यानी सड़कें नहीं है, हाईवे नहीं है, मेट्रो नहीं है, ट्रेन नहीं है। तो जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, ये इन देशों की एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बड़े पैमाने पर निवेश करता है। और वैसा ही एक निवेश मलेशिया में हुआ था, जिसका रेफरेंस हमने आपको शुरुआत में संदर्भ दिया। मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री उस फंड के मालिक, सरकार का फंड था जिसमें चीनी कंपनियों का कमीशन गया और ये इस पर जांच चल रही है। तो जो देश BRI से बाहर थे, जो देश बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बाहर थे, वहां बड़े पैमाने पर चीनी कंपनियां सस्ती पूंजी और तकनीक लेकर अंदर आई और सरकार को संभालने के बाद, सरकार को मैनेज करने के बाद उन्होंने उन देशों में बड़े बड़े ठेके हासिल किए। केन्या और युगांडा में तो ऐसे बड़े करप्शन स्कैंडल चीनी कंपनियों के साथ पकड़े गए, जिसमें बाद में चीनी कंपनियों के अधिकारियों पर और वहां के अधिकारियों पर जांच की गई कि कैसे और केन्या और उगांडा में चीनी कंपनियों ने बड़े पैमाने पर रिश्वत देकर वहां इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हासिल किए। हमें ध्यान रखना होगा कि भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर चीनी कंपनियां मौजूद हैं। संकेत के तौर पर बिहार तक में पुल बना रही है चीनी कंपनी, पूरे ढांचे में चीन की इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां बड़े पैमाने पर मौजूद हैं। हमें नहीं मालूम कि उनमें कितनी ट्रांसपेरेंसी, उनको फैसले कैसे लिए गए, पर दुनिया के अन्य देशों के तरह से भारत के ऊर्जा और भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में वो सारी चीनी कंपनियां अलग अलग तरीके से एक्टिव हैं, जिन कंपनियों के बारे में पूरी दुनिया में शक है, जिन्हें जो अलग अलग देशों में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के मामलों में शामिल हैं। अब तीसरा सवाल समझना जरूरी है, जिसको हमारे लिए इस समय जानना जरूरी है, खासतौर से इस संदर्भ में जब भारत में सत्तारूढ़ दोनों दल एक दूसरे को चीन का एजेंट बता रहे हैं। इस संदर्भ में समझने की कोशिश करना जरूरी है कि सत्ता में बैठे हुए राजनीतिक दलों में अगर चीन का एक्सेस है तो वो एक्सेस किस लेवल तक जाता होगा और असर वो कहां तक जाता होगा। हुआवे, जेट्टी, बायडू, टेंसेंट जैसी कंपनियां पिछले 7-8 साल 10 साल की उपज हैं। 7-8-10 साल पहले हमने हुआवे, जेट्टी, टेंसेंट, बायडू जैसी कंपनियों को नहीं सुना था। अचानक 7-8-10 साल में ये उभर कर पूरी दुनिया पर छा गई। ये चीन के जो सरकारी सर्विलांस सिस्टम है, जो सिटीजन सर्विलांस सिस्टम है, यानी चीन सरकार अपने नागरिकों की गतिविधियों पर, उनकी आजादियों पर, उनके कामकाज पर जो नजर रखती है, उसका ये हिस्सा है ये कंपनियां। हुआवे, जेट्टी, बायडू, टेंसेंट, ये सारी कंपनियां। और इसीलिए चीन दुनिया के किसी दूसरे देश के इंटरनेट को या दूसरे देश के सोशल नेटवर्क को अपने आने की इजाजत नहीं देता है। ये जो उनका जो पूरा सिविल सर्विलांस सिस्टम है, उस सिस्टम का हिस्सा है ये प्राइवेट कंपनियां।
पहले इन्होंने अपने देश में अपनी सरकार के साथ एक बड़ा सर्विलांस सिस्टम क्रिएट किया। उस सिस्टम के बाद इन्होंने बहुत तेजी के साथ स्ट्रेटेजिकली चीन सरकार की रणनीति के तहत जो विकासशील देशों का उभरता हुआ डिजिटल मार्केट था, जहां बड़े पैमाने पर डिजिटल तकनीकों की जरूरत थी और उनके पास पूंजी नहीं थी, वहां पहुंचकर उन्होंने उसमें निवेश करना शुरू किया। अभी कल हुआवे और जेट्टी पर अमेरिका में प्रतिबंध लगाया गया। आधिकारिक रूप से एफसीसी ने कहा कि इनसे देश की सुरक्षा को खतरा है, जबकि भारत में 3G से 4G की तरफ जाते हुए भारत के अधिकांश नेटवर्क में हुआवे और जेट्टी ने बड़े पैमाने पर हिस्सेदारी ले ली। हुआवे और जेट्टी के इक्विपमेंट्स भारत के 3G और 3G से 4G की तरफ एक्सटेंड होते हुए हुआवे को तो 5G का भी ट्रायल का परमिशन दे दिया गया था। हुआवे को पिछले साल सरकार ने दिसंबर में 5G का ट्रायल दिया और ट्रायल की परमिशन दी थी उस समय जब पूरी दुनिया में हुआवे पर जांच चल रही थी और ये माना जा रहा था कि वो चीन के लिए स्पाइंग करने का शक उसके ऊपर है। और हमने पिछले अंत में ये भी चर्चा की थी कि जब अमेरिका ने हुआवे और जेट्टी के ऊपर सवाल उठाना शुरू किया और संदेह करना शुरू किया, तो यूरोप के बाकी देशों ने भी हुआवे और जेट्टी से दूरी बनानी शुरू की। लेकिन हमने पिछले साल से 5G के परीक्षण की मंजूरी दी। भारत में जेट्टी और हुआवे भारत के प्राइवेट और सरकारी टेलीकॉम नेटवर्क में काफी गहराई तक पहले ही बैठ चुकी हैं, जिसकी वजह है कि उनके इक्विपमेंट सस्ते हैं। यहाँ ये भी समझना जरूरी है कि 2G से 3G के बीच में यूरोपियन कंपनियां भारत में सक्रिय थी, लेकिन जब 3G से 4G की तरफ ट्रांजिशन शुरू हुआ भारत के टेलीकॉम सेक्टर का, तो चीनी कंपनियां आगे आ गई और चीन की कंपनियों के इक्विपमेंट सस्ते थे, वो कर्ज भी देती थी, डिफॉल्ट क्रेडिट भी देती थी, तो भारत के सारे ऑपरेटर्स ने चीन पर निर्भरता बढ़ा दी। अब एक चीज और महत्वपूर्ण बात जो हमें समझना जरूरी है, फैक्ट्स हमारे पास हैं, जिससे हमें लगता है कि भारत में चीन की दखल पर बहुत गहराई से पड़ताल भी होनी चाहिए और जानकारी भी देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है। अफ्रीका में करीब 87% ऐसी चीनी कंपनियां हैं जो रिश्वत देती हैं और वो अलग अलग मामलों में रिश्वत देते पाई गई हैं। ये मैकेंजी का एक अध्ययन है। 2019 में अमेरिका के सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने विदेशी रिश्वत कानून है अमेरिका में, फॉरेन ब्राइब्स एक्ट है, उसके तहत एक लिस्ट जारी की 2019 में किन किन कंपनियों को सजा दी गई विदेश में रिश्वत देने के मामले में। उसमें सबसे ज्यादा चीन की कंपनियों के हैं, वो SEC की वेबसाइट पर मौजूद है। 15 देशों का 2013 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने एक अध्ययन किया था, जिसमें 15 विकासशील देशों में ये पाया गया कि चीन की कंपनियां सबसे ज्यादा अपारदर्शी हैं, सबसे ज्यादा नॉन ट्रांसपेरेंट हैं जो दुनिया में काम करती हैं। इसीलिए शी जिनपिंग ने 2018 में जब चीन में एक बड़ा भ्रष्टाचार विरोधी अभियान शुरू किया, जिसकी काफी दुनिया में चर्चा हुई कि चीन में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार रोका जाएगा, लेकिन इसके बावजूद 2018 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रैंकिंग में चीन की रैंकिंग 10 अंक नीचे चली गई। यानी जो देश यहाँ भ्रष्टाचार को खत्म करने की कोशिश कर रहा हो उसकी रैंकिंग खराब हो जाए और नीचे चली जाए, ये बिल्कुल आश्चर्य की बात थी। हमें ये पता है अंतर्राष्ट्रीय अध्ययनों में और जांच में और पड़ताल में, अगर आप ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की दुनिया की जो इंटीग्रिटी बॉडीज हैं या जो दुनिया की एजेंसीज हैं उनके दस्तावेज या उनके आंकड़े देखें तो पता चलेगा कि चीन की कंपनी किसी एक देश में घूस दे रही होती है, प्रतिबंधित होती है, दूसरे देश में काम कर रही होती है। ऐसी तमाम कंपनियां जिन पर वर्ल्ड बैंक पे कभी कभी प्रतिबंध लगा देता है, कहीं बांग्लादेश में उस पर प्रतिबंध है और वो नेपाल में काम कर रही हो सकती है, या अफ्रीका में उस कंपनी पर प्रतिबंध हो सकता है भ्रष्टाचार के मामले में, लेकिन वो दूसरे देश में काम कर रही होती है और सारे काम सरकार के साथ मिलकर होते हैं। सिद्धांत में ध्यान रखना पड़ेगा कि चीन का क्रोनिक कैपिटलिज्म दुनिया का सबसे संगठित और सबसे मल्टी डायमेंशनल क्रोनिक कैपिटलिज्म है। दुनिया का सबसे संगठित इसलिए हम कहते हैं कि चीन का क्रोनिक कैपिटलिज्म चीन की सरकार, चीन की राजनीतिक दल और चीन की पार्टियों और चीन की सेना के साथ मिलकर काम करता है। यानी बहुत ऑर्डर्ड है, बहुत ऑर्डरली मैनर में काम, और बहुत पेचीदा है, बहुत कॉम्प्लेक्स है कि क्योंकि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के जो अधिकारी हैं वो किसी कंपनी के CEO होते हैं, वो किसी बोर्ड में शामिल होते हैं, और इस बात के असंख्य आकलन और अध्ययन पूरी दुनिया में उपलब्ध हैं कि चीन का क्रोनिक कैपिटलिज्म में कैसे वेल ऑयल्ड मशीनरी है सरकार की, जिसके जरिए वो पूरी दुनिया में जो चीन का इंपीरियलिस्टिक आइडिया है, जो चीन का आइडिया है दुनिया के बारे में, उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। और वो एक इतनी बड़ी विराट मशीन है जिस मशीन में एक पहिया निजी कंपनी हो सकती है, दूसरी पहिया सरकारी कंपनी हो सकती है, सामने चीन का डिप्लोमेसी हो सकती है, पीछे चीन का बैंक हो सकता है। ये इतनी बड़ी विराट मशीनरी है जो एक साथ मूव करती है। और उन्होंने बनाया है कॉम्प्लेक्स, उसको जानबूझकर से बनाया गया, इस तरह से स्ट्रक्चर किया गया। 2012 के बाद शी जिनपिंग ने जो चीन की अर्थव्यवस्था में बड़े बदलाव किए थे, उनमें एक बड़ा बदलाव ये भी था जिसका हमने जिक्र किया। अब हमें ये पता नहीं है कि
जिन कंपनियों को दुनिया के देशों में भ्रष्टाचार में पकड़ा गया या भ्रष्टाचार के मामलों में पकड़ा गया, क्या वो भारत में भी सक्रिय हैं? और अगर वो भारत में सक्रिय हैं तो उनके लिए जांच क्या की गई? हमें यह भी नहीं पता कि भारत में चीन की पूंजी और तकनीक लाने में क्या एहतियात बरते गए, क्या ट्रांसपेरेंसी ली गई। सब भारत का सीसीटीवी मार्केट है, तीसरी सबसे बड़ी कंपनी चीन की है। अब आप सोचिए जो क्लोज सर्किट टेलीविजन भारत की जगह जगह लगाए जा रहे हैं उनमें भी चीन की कंपनी मौजूद है। टेलीकॉम नेटवर्क की बात हमने की, हमने मोबाइल फोन्स की बात की और बाकी सारे इक्विपमेंट्स की बात की। उन्हें लाने में क्या एहतियात बरते गए, क्या किस तरह से उन्हें जांचा गया। लेकिन हमें इतना जरूर पता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा संदिग्ध चीनी कंपनियां हुआवे, जेट्टी, अलीबाबा, टेंसेंट, वो भारत में टेलीकॉम की, स्टार्टअप की, फिनटेक की, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो चेंज आया है उसकी फ्लैग बेरर है, उसे आगे ले जाएंगे। हमें कभी ये नहीं बताया जाएगा सिद्धांत, हमें कभी नहीं बताया जाएगा कि भारत में चीनी कंपनियों की सक्रियता कितनी साफ सुथरी है। हम मांग कर सकते हैं। सर मैं एक सवाल मैं टोकूंगा, सॉरी आपको, लेकिन क्या जब हम चीन के कंपनियों के घूसखोरी के पूरे तंत्र की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक संभावना तो शायद है ही, क्योंकि ये चीन की हैबिट है और उनके कैपिटल क्रिएट करने की हैबिट है, कि रिश्वतखोरी में भारत में भी हुई होगी, संभावना तो होगी। अब यही बात, इसीलिए इस बहस को हम खोलना चाहते हैं कि जब भारत में चीन का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है, दोनों राजनीतिक दल एक दूसरे को चीन से जुड़ा हुआ बता रहे हैं, तो हमें बताया जाना चाहिए। कम से कम सरकार को पारदर्शिता के लिहाज से भारत में चीन के निवेश पर श्वेत पत्र लाकर चीन की कंपनियों को मिले ठेकों की पारदर्शिता के जो सवाल आने वाले समय में, हमें तब तक पता नहीं चलता जब तक सत्ता में सरकारें होती, जब बदलती हैं तब हमें पता चलता है। जैसे मलेशिया का घूस को लेकर व्हाइट पेपर कौन लाएगा? लेकिन नहीं, चीन की कंपनियों की सक्रियता पर, चीन की कंपनियां ला सकते हैं। चीन की कंपनियां भारत में किस किस क्षेत्र में मौजूद हैं, चीन की कंपनियों को भारत में आने के लिए सुरक्षा संबंधी पारदर्शिता के नियम माने गए कि नहीं माने गए। ऐसा कैसे है कि हुआवे और जेट्टी अमेरिका में सुरक्षा के लिए खतरा है और भारत के टेलीकॉम नेटवर्क में मौजूद है, और जबकि भारत चीन से सीमा के ऊपर आमने सामने आंख मिलाकर खड़ा हुआ है, भारत के सैनिकों की शहादत हुई है। तो हमारे लिए जानने का लोकतंत्र के तौर पर, क्योंकि हम लोकतंत्र हैं, तो लोकतंत्र के तौर पर इस पारदर्शिता का तकाजा है कि हमें पता होना चाहिए। हमें कभी नहीं बताया जाएगा कि चीन के साथ इन कंपनियों को लाने में, इनकी पारदर्शिता में, इन्हें मंजूर करने में कौन सी चीजें बताएगी। हमें सिर्फ इतना पता चल गया है, और ये पता चलना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसे हमारे लिए स्वीकार करना पड़ेगा कि हमारे देश के दोनों शीर्ष राजनीतिक दल कहीं ना कहीं से चीन के दोस्त हैं। दोनों टॉप पॉलिटिकल पार्टीज, और दोनों पॉलिटिकल पार्टीज कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी न किसी तरह से सत्ता में रह चुकी हैं या सत्ता संभाल रही हैं। अपने आप में इतना ही पर्याप्त है ये जान लेना कि चीन की एक्सेस भारत के पॉलिटिकल सिस्टम में किस तरीके की है। वो एक अब्दुल-रहमान मोमिन का मशहूर शेर है ना, जो मुझे इस पूरे प्रकरण के बाद की चीनी कंपनियों के जो काम करने का तरीका, उनकी करप्ट प्रैक्टिसेस, उनकी नॉन ट्रांसपेरेंट तरीके, किसी देश की राजनीति को और राज्यों की राजनीति को प्रभावित करने की उनकी क्षमताएं, उनकी सस्ती पूंजी, इन सारी की रोशनी में वो शेर मुझे याद आता है कि क्या बताऊं छुपा है मुझ में कौन, कौन मुझ में छुपा रहा है मुझे। तो क्या बताऊं छुपा है मुझ में कौन, कौन मुझ में छुपा रहा है मुझे। अब ये समझना मुश्किल है कि ये जो पूरी बहस चल रही है इसमें क्या किससे छुपाया जा रहा है, कौन किसको बताने की कोशिश कर रहा है। पर एक लोकतंत्र के नाते अब जबकि हम चीन के साथ सीधे टकराव की स्थिति में खड़े हुए हैं तो अब ये दायित्व तो बनता है, और देश को के लिए जानना जरूरी है कि भारत में चीनी कंपनियां कैसे आई, कहाँ मौजूद हैं, सुरक्षा संबंधी चिंताएं हमारी क्या हैं, उन पर सवाल जवाब, उन पर एक स्पष्ट जानकारी देश को विश्वास के लिए मिलना जरूरी है। हाँ, मिलना जरूरी है। और दर्शकों से, जो कांग्रेस के समर्थकों, चाहे बीजेपी के समर्थकों, अर्थात का एपिसोड देखकर एक दूसरे से लड़ाई कीजिएगा चीन के मामले में, क्योंकि सबको मौका मिला हुआ है इधर बीच टांग खींचने का, आरोप लगाने का, सब एक ही जगह घूम फिर रहे हैं। अच्छा सर, जैसे वॉर की सिचुएशन है और चाइना वाली बात है, इनकर्जन फिंगर 4 तक बना हुआ है अभी भी, हाँ, और तो इस पर एक सवाल भी है, ये मेरा भी सवाल है, क्या इंडिया की पॉलिसी जो है, सवाल ये हमारे व्यूअर हैं समर्थ शर्मा, उनका पूछना है कि इंडिया की पॉलिसी चाइना के लिए क्या दो तरह की होनी चाहिए, एक मिलिट्री फ्रंट पे या कॉन्फ्लिक्ट फ्रंट पे एक अलग पॉलिसी होनी चाहिए और इकोनॉमिक फ्रंट पे अलग पॉलिसी होनी चाहिए, क्योंकि उनका कहना है कि रिटेलिएशन में चाइना इंडिया को बाइकआउट कर सकता है। पूछना सवाल है कि चाइना अगर इंडिया को बाइकआउट कर दे
क्योंकि हमें तो चाइना की जरूरत है, ये साफ है, तो चाइना को हमारी उतनी जरूरत है कि नहीं है? देखिए, दो तरह की पॉलिसी आप नहीं बना सकते, क्योंकि चीन दो तरह की पॉलिसी नहीं रखता है। जैसे हमने अभी आपसे जिक्र किया ना कि चीन का हम्म। पूरा इकोनॉमिक सिस्टम, चीन के पॉलिटिकल सिस्टम और चीन के मिलिट्री सिस्टम का पार्ट है। ये जो हाँ, पूरा एक ही डिफरेंट निकाय लेयर है सारा कुछ। के साथ जुड़े, क्योंकि चीन डेमोक्रेसी नहीं है। भारत में आप आर्मी को, चीन भारत के इकोनॉमिक सिस्टम में उसका कोई रिश्ता नहीं है। पॉलिटिकल थोड़ा इन्फ्लुएंस हो सकता है, पर फिर भी हम एक ओपन मार्केट है, जैसे अमेरिका के ओपन मार्केट में वहां की आर्मी का या डिफेंस फोर्सेस का कोई रिश्ता नहीं है। पर हमारे सामने स्पष्ट इस बात के प्रमाण है कि चीनी कंपनियां पीएलए से जुड़ी रही हैं, पीपल लिबरेशन आर्मी की पुरानी कंपनियां रही हैं जो बाद में सरकारी कंपनियां में बदल गई। तो ये बहुत ही मुश्किल है कि चीन से इकोनॉमिक दोस्ती रखते हुए चीन से रणनीतिक जवाब बदला लिया जा सके या चीन को उसकी सीमा बताई जा सके। हाँ, ये बहुत फिजिबल नहीं है। ये बहुत मुश्किल काम है। और अब आज की इस परिस्थिति में तो बहुत मुश्किल काम इसलिए भी है क्योंकि चीन बड़े पैमाने पर भारतीय बाजार में एक्सेस कर चुका है। हमने अपनी काफी सारी ट्रेड की, इंडस्ट्री की लैंड चीन को दे दी है। तो अभी तो ये बहुत मुश्किल काम है। हाँ, दूसरा इसका एक तरीका हो सकता है सिद्धांत कि हम एक दूसरी पॉलिसी लेकर आए जिसमें हम ये कोशिश करें कि हम अल्टरनेट कंट्रीज को सोर्स बनाएं जहां पर जिनसे जो चीन से कॉम्पिटिट कर सकते हैं, और क्रमशः हम चीन के आर्थिक हितों को सीमित करना शुरू करें। इसमें एक लंबा समय लगेगा, पर ये दो जैसे तरीके। नोकिया को हम थोड़ी ज्यादा जगह दे सकते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल। आप टेलीकॉम में अगर किसी यूरोपियन कंपनी को बुलाएं, किसी अमेरिकन कंपनी को बुलाएं और उन्हें लाने की कोशिश करें, तो शायद चीन की कंपनियों को कुछ हिट हो उनके बिजनेस पर। अभी जब तक Xiaomi, Oppo, Vivo, OnePlus इंडिया के मार्केट का मैक्सिमम हिस्सा लिए अपने हाथ में बैठी है और उनके सामने कोई चैलेंज नहीं है तब तक तो वो बनी ही रहेंगी। तो ये जो दुविधा थी भारत की, और मुझे लगता है जिस पर हमने पिछले अंक में भी बात की थी और इस अंक में भी ये बात जानना जरूरी है कि जब चीन आ रहा था, जब चीन के लिए दरवाजे खोले जा रहे थे, जब चीन को भीतर लाया जा रहा था, तब ये चीजें क्यों नहीं सोची गई कि चीन पर विश्वास करना इतना मुश्किल है। दुनिया के देश उस पर विश्वास नहीं करते, हम उस पर इतना विश्वास करेंगे तो रणनीतिक रूप से हमारे लिए कितना फायदेमंद या नुकसानदेह होगा ये हमें पता नहीं था, और इसलिए ये दुविधा आने वाले समय में बनी रहेगी। चीन के लिए दो अलग अलग नीतियां शायद बनना फिलहाल मुश्किल दिखाई देता है। मुश्किल दिखाई दे रहा है, हमें अपने फ्रंट पे कुछ करना होगा, निवेश दूसरे सोर्सेस से तलाशना पड़ेगा। अविरल त्रिपाठी अगर हमारे रीडर पूछ रहे हैं कि हमारे देश में हार्डवेयर इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स जो हैं वो बनाने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? ये बड़ा दिलचस्प सवाल है, और इस सवाल इसको इस तरह से समझना जरूरी है कि भारत का जो पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट का सिस्टम है ना, वो नॉन कॉम्पिटिटिव है हर तरह से। चीन के सामान हमारे यहाँ क्यों आते हैं, चीन हमें दुनिया से सस्ता सामान क्यों देता है, इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताऊं। अभी हम जब इस पूरी स्टोरी पर काम कर रहे थे सिद्धांत, इस कवर स्टोरी पर, तो कई लोगों से हमारी बात हुई। तो एक इंपोर्टर हैं जिन्होंने मुझे एक किस्सा बताया, और उससे आप समझ सकते हैं कि चीन का से कंपटीशन कितना गहरा है। उन्होंने कहा कि अगर भारत का कोई व्यापारी यीवू चीन का सबसे बड़ा मार्केट है जहां से सबसे ज़्यादा ये कमोडिटीज़ और छोटे कंपोनेंट्स और आपके गणेश लक्ष्मी मूर्तियां, कंप्यूटर एसेसरीज, मोबाइल फ़ोन के कवर और लाइट्स और ये सारा सामान जहाँ से आता है। तो मुझे बता रहे थे सिद्धांत कि अगर आप यीवू जाएं तो यीवू में आपको सबको बहुत अच्छा होटल मिलेगा, आपके लिए बहुत अच्छा होटल मिलेगा जहां भारतीय खाना होगा। उस होटल का आधा पैसा आपको पे करना पड़ेगा, आधा पैसा आपके किराए का यीवू की मार्केट एसोसिएशन पे करती है। यानी आप बेस्ट होटल में रुकेंगे व्यापारी के तौर पर, और उसका आधा हिस्सा या तो चीन की सरकार या यीवू की मार्केट एसोसिएशन पे करती है। उसके बाद अगर आप चीन के मार्केट से शॉपिंग कर रहे हैं और वहां ये बता दें कि हम पिछली बार ये प्रोडक्ट लेकर गए थे, चला नहीं, तो वो अगले साल उसको इतना तेजी से इनोवेट करके आपके सामने लाएंगे कि आपको आश्चर्य होगा। तो चीन का पूरा सिस्टम इतना इनोवेटिव है और ट्रेड सपोर्टिव है। और उसके बाद उन्होंने एक चीज बताई जो सबसे महत्वपूर्ण है कि चीन से सिर्फ लाने की जो लागत है, फ्रेट है लाने की लागत, वो 90-100 रुपए पर केजी के हिसाब से। भारत में तो मैं दिल्ली से कलकत्ता 90-100 रुपए केजी पर कोई सामान नहीं ले जाया जा सकता। चीन इतनी फ्रेट सब्सिडी देता है अपने सामानों को भारत में लाने के लिए। और अगर आप लंबे समय तक चीन से इंपोर्ट कर रहे हैं, 5-6 ऑर्डर लेकर आए हैं, तो आपको चीन सप्लायर्स क्रेडिट भी देता है। अब ये पूरा एक तंत्र है जिसमें सस्ता फ्रेट है, जिसमें क्रेडिट सब्सिडी है, जिसमें इनोवेशन है, जिसमें तकनीकें हैं। ये जो हार्डवेयर का पूरा मार्केट है, इसमें हमें नए सिरे से इसे रीप्लान करना पड़ेगा। हमारी सबसे बड़ी चुनौती चीन ने जो पकड़ा है, जिस पर हम कभी आगे विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। चीन ने अपने मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज को रिवर्स इंजीनियरिंग से शुरू किया था।
और प्रोसेस इनोवेशन से इनोवेशन पर लेकर आया। चीन दुनिया में सबसे सस्ता सामान कैसे बना लेता है, ये सवाल लोगों के दिमाग में होता है, क्योंकि कच्चा माल तो सबके लिए एक ही जैसा है। कॉपर का बाजार पूरी दुनिया में एक ही रेट है। अगर आप लंदन मेटल एक्सचेंज से कॉपर खरीदे तो कॉपर का रेट आपको चीन में भी वही मिलेगा, जापान में भी वही मिलेगा, केवल फ्रेट का फर्क होगा। पर चीन से बना हुआ कॉपर का सामान इंडिया में बने हुए कॉपर के सामान से सस्ता क्यों होता है? तो चीन ने जो प्रोसेस इनोवेशंस किए हैं, जिस तरीके के प्रोसेस इनोवेशंस किए हैं और जिस तरह से अपने यहाँ बड़े पैमाने पर कॉस्ट कम की है, उसका नतीजा है। तो हार्डवेयर सेक्टर में हमको नए सिरे से पूरी पॉलिसी बनानी पड़ेगी, बड़े पैमाने पर टैक्स कम करने पड़ेंगे, इनोवेशन के लिए काफी निवेश करना पड़ेगा, तब जाकर हम उस स्थिति में पहुंच पाएंगे जहां पर 2 रुपए 3 रुपए 4 रुपए में चीन से आने वाले सामान को हम कंप्लीट कर सकें। अच्छा सर, एक सवाल मेरा भी है। जैसे अभी जब हम ये चर्चा कर रहे हैं, 2-3 दिनों पहले ऐप बैन की, करीब 60 ऐप बैन कर दिए गए इंडिया में। कमोबेश चाइनीज ऐप है। सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि सरकार ने ऐप्स को बैन करने का नाम लिया, चाइना नहीं लिखा अपने नोटिफिकेशन में, अपने ऑर्डर में। ये सब बात हो रही है। कितना सिग्निफिकेंट स्टेप मान रहे हैं सर आप इसको? कितना सिग्निफिकेंट, कितना जरूरी स्टेप है ये कि ऐप बैन करके हम कितना हार्डली हिट कर सकते हैं चीन को, या करना चाहिए कि नहीं? ये कैसा स्टेप हो गया? सिद्धांत, इसमें प्रतीकवाद बहुत ज्यादा है और हम लगातार ये देख रहे हैं कि बहुत सारी चीजों में सिंबलिज्म और प्रतीकवाद बहुत ज्यादा है। आप ऐसा झालर बत्ती बैन जैसा है क्या? हाँ, आप ये सोचिए कि आप अपने मोबाइल फोन का अगर कवर बदल देंगे तो उससे मोबाइल फोन थोड़ी बदल जाएगा। क्या आपने मोबाइल फोन पे बना हुआ कवर हटा दिया? हमारे हाथ में जो मोबाइल फोन है वो Xiaomi, Oppo, Vivo ने बनाया है। उसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो चीन से बना हुआ है। उसके अंदर जो ब्राउजर है वो यूसी का है या एमआई का अपना ब्राउजर है। इसके बाद जिस नेटवर्क से हम बात कर रहे हैं, उस नेटवर्क में जो इक्विपमेंट लगे हैं वो हुआवे और ZTE के हैं। हम अपने मोबाइल फोन में जिन एप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो फिनटेक के लिए, चाहे वो ई-कॉमर्स के लिए, चाहे वो पेमेंट करने के लिए, उनमें चीन की कंपनियों की इक्विटी लगी हुई है। और वो सारे फिनांस ऐप भारत के बैंकों, आधार और पैन के डेटा सर्वर से कनेक्टेड हैं। तभी तो आप किसी कंपनी का जो पेमेंट बैंक को ज्वाइन करते हैं, और वो आपको कैसे आइडेंटिफाई करता है, वो आपको कैसे ऑथेंटिकेट करता है? वो आधार के नेटवर्क से जाके आपको ऑथेंटिकेट करता है। ये इतना जटिल नेटवर्क है जहां हर चीज पर चीन बैठा हुआ है। तो 10 ऐप डिलीट कर देने से भारत से हमारे डेटा की सिक्योरिटी कैसे हो जाएगी? जब हम चीन का ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं, चीन के इक्विपमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, एप्लीकेशन जो इस्तेमाल कर रहे हैं जिन पर बैन नहीं लगाया गया है वो हमारे भारत के फाइनेंशियल सिस्टम से जुड़े हुए हैं। तो ये प्रतीकात्मक रूप से ठीक था कि सरकार को एक संदेश देना था, तो जिनको हटा दिया गया। लेकिन इससे डेटा सिक्योरिटी, डेटा प्राइवेसी, डेटा की सुरक्षा का कोई फायदा नहीं होने वाला। जितनी स्नूपिंग हमारी चीन कर पा रहा होगा वो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम से, अपने ZTE, हुआवे के जरिए, बाकी चीजों के जरिए शायद कर रहा होगा। अगर हम हार्डवेयर उसके पास ज्यादा मौजूद है। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, स्टार्टअप में लगी हुई पूंजी, स्टार्टअप में लगी हुई टेक्नोलॉजी। हमारे ऐप से क्या जरूरत है उसको? आप ऐप हटा भी देंगे तो क्या एमआई का ब्राउजर थोड़ी हटा देंगे एमआई के फोन से एमआई का ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ी हटा देंगे एमआई के फोन से। तो जो हमारे यहाँ जो फोन बाकी किसी ब्रांड का भी आ रहा है वो भी चीन से बन के आ रहा है। ऐसा नहीं कि अमेरिका से बन के आ रहा है। अगर हमारे पास एप्पल या बाकी लोगों के फोन भी आ रहे हैं तो उनका भी कुछ हिस्सा चीन से बन के आ रहा है। तो ये कहना कि हम एप्लीकेशन डिलीट करने से भारत की सेफ्टी सिक्योरिटी को सिक्योर कर लेंगे, बिल्कुल नहीं हो सकता। इसके लिए कुछ दूसरा काम करना होगा, जिसके लिए सरकार अभी तैयार नहीं दिखती। उसके लिए आपको भारत में डेटा प्राइवेसी का स्ट्रिक्ट रेगुलेशन लाना पड़ेगा। फिर उसके बाद वो चाहे चीन का ऐप हो, चाहे वो अमेरिका का हो, चाहे वो कोरिया का हो, चाहे वो जापान का हो, डेटा प्राइवेसी है। उस डेटा प्राइवेसी खुद भी मानना पड़ेगा, आपको भी मानना, और फिर सरकार के भी ऐप हो, उनको भी मानना पड़ेगा कि नहीं, इतनी इंफॉर्मेशन से ज्यादा कोई भी एप्लीकेशन किसी के डेटा में एक्सेस नहीं करेगा। चीन के ऐप तो नॉर्मली 45 से 50% ज्यादा एक्सेस करते हैं लोगों के प्राइवेट डेटा में, ज्यादा परमिशंस मांगते हैं। तो अगर हम डेटा प्राइवेसी नेटवर्क बना दें और रेगुलेशन तय कर दें तो भारत की मोबाइल कंपनियां जो जब ऐप पुश करेंगी या गूगल के प्ले स्टोर पर या आईफोन के स्टोर के ऊपर जो ऐप मिलेगा उसमें वो डेटा प्राइवेसी इनबिल्ट होगी। फिर से बताइएगा सर, आवाज कटी, क्या बोले आखिर में आप? मतलब मेरा कहने का मतलब है कि अगर हम डेटा प्राइवेसी के रूल्स इंप्लीमेंट करें तो सारे एप्लीकेशंस उसके दायरे में आएंगे और हमारी सुरक्षा उससे इंश्योर होगी। फिर चाहे वो चीन का ऐप हो या वो अमेरिका का ऐप हो, भारत में जो ऐप लॉन्च किए जाएंगे वो भारत की डेटा प्राइवेसी के नियमों के हिसाब से लॉन्च किए जाएंगे। पर उसमें दिक्कत क्या है, उसमें सरकार के एप्लीकेशंस भी होंगे सरकार के या भारतीय कंपनियों के एप्लीकेशंस भी होंगे, वो भी उसके दायरे में आएंगे। तो मुझे लगता है कि चीजों को प्रतीकवाद से बाहर निकलकर
स्थायी समाधानों की तरफ जाने की जरूरत है। ये बिल्कुल वैसा ही प्रतीकवाद है जैसा हमने आपसे हम पहले कहते रहे ना कि आपने झालर बत्ती का विरोध कर दिया या आपने टॉयज का और खिलौनों का विरोध कर दिया। एप्लीकेशन हटाने के बजाय भारत के बजाय एप्लीकेशन हो पर प्राइवेसी के रूल बहुत ही सख्त हो कि हमारी लोकेशन नहीं एक्सेस होगी, हमारा पर्सनल डेटा एक्सेस नहीं होगा, हमारे फोन नंबर एक्सेस नहीं होंगे। ये अगर नियम हो तो इससे हम ज्यादा सुरक्षा निर्धारित कर पाएंगे लोगों की निजता की। अभी मुझे एक गूगल एप्पल वाला जो नया कोरोना ट्रैकिंग एपीआई है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए बनाया है, उसका ख्याल आ गया कि उसको कई कंपनीज और कई देशों में इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट सहना पड़ा कि वो ज्यादा सिक्योर कर रहा था कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एप्स को। चाइना के कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एप्स को लेकर बड़ा सिक्योरिटी का मसला उठा था कि ये ना स्नूपिंग का टूल था, आरोग्य सेतु को लेकर भी उठा है। बहरहाल ये हमारा इस हफ्ते का अर्थात था। कैसा लगा आप सभी को हमें जरूर बताइएगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में। सवाल भी पूछिएगा, सवाल पूछेंगे तो हम जवाब लेकर आएंगे। सवाल हमसे भी पूछिए और अपनी सरकार से भी पूछिए, अपने नेताओं से भी पूछिए, जो भी आपके प्रति जवाबदेह है उससे भी पूछिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो हमें फेसबुक पर और यूट्यूब पर अपना लाइक दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव दीजिएगा, और हमारा ऐप है गूगल के प्ले स्टोर पे डाउनलोड कीजिएगा द लल्लन टॉप ऐप। तो वहाँ पर जो चीज़ें हैं, खबरें, कहानियाँ और किस्से और वीडियोस हमारे सब कुछ, वो सबसे पहले वहाँ पर आपको पहुँच मिल जाएगा। साथ में है अंशुमान तिवारी, मैं सिद्धांत। लल्लन टॉप को देखते रहिएगा। शुक्रिया।